मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। त्रिकोण क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे कई सारे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें बहुत ही उपयोगी हैं। और वहीं पे एसएससी सीजीएल के लिए एक खास टॉपिक। इसकी शुरुआत जो हम लोग करते हैं 10th क्लास से। 10th क्लास में ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, वहाँ से हमें एक बेसिक तैयार होता है। और बेसिक तैयार करने के बाद फिर हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए। इसके शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, कम समय में आंसर चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, सारी प्रक्रियाओं पर आज हम बात करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप देखते देखते आंसर को टिक कर देंगे। बस आपको पढ़कर समझने की सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी। ये वादा करता हूं कि आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये पूरी क्वेश्चन सीरीज है, इसके अंदर 35 प्लस क्वेश्चंस हैं। 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, कम समय में आप लोगों को सॉल्व कराया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये है क्या, इस टॉपिक को समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा और इसके बाद ही हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब है कि मेजरमेंट हमें किसका करना होगा, साइड्स का। ये साइड्स किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस, और इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। थीटा माने एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड थ्योरी है और इसी पर हम लोग काम करेंगे। ये देखो हाइट है तो ये इसकी शैडो या फिर लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा लाइन ऑफ साइट क्या है। लाइन ऑफ साइट की अगर बात की जाए तो अगर जैसे कोई व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति जैसे खड़ा है, सपोज दैट आप हैं, आप यहां से ऊपर देखने की कोशिश करें। जैसे आप ऊपर देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपको आई साइट को उठाना पड़ेगा। तो जो लाइन साइट है वो हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है। सपोज दैट देखो, ऐसे मैं बना के बताता हूं आपको। ये आप यहां पे देख रहे हैं तो आंख के सामने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन के तैयार हो रही है इसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर है, एरोप्लेन मान लो यहाँ पे उड़ रहा है या किसी बिल्डिंग के टॉप पर आप देखना चाहते हैं, तो ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अपनी नजरें उठानी पड़ जाए, ऊपर की तरफ देखना पड़ जाए। दूसरा, आई साइट अगर ये रहा और कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देख रहा है, इस बात को समझ गए। जब कोई व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा तो वो बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो टाइप के एंगल हैं, शायद उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। और वहीं पर एक ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई भले ही कितना भी शॉर्ट ट्रिक करा ले, इतना बेसिक आना चाहिए। अगर ये बेसिक नहीं आता तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन का चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वैसे ही आप क्वेश्चन 100% गलत करेंगे। तो इसलिए आपको टी रेशियो आने जरूरी है। टी रेशियो माने तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो कौन कौन से और कितने, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद में कॉट, सेक और कोसेक। 6 रेशियो होते हैं। ये 6 के 6 रेशियो आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको देखना चाहिए, जिसके लिए आपको हमारे ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो हमने बनाई हुई है, उसमें आपको सारा बेसिक बताया गया है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो एक बार अगर उस वीडियो को देख लेते हैं
तो इतना आपका नॉलेज हो जाएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ बनाने लग जाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। ओके, बाकी का क्वेश्चन के हिसाब से तो एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा ही दूंगा। बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अबाउट द बेसिक फिगर्स। अबाउट द बेसिक फिगर्स क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको यहां मेरे साथ कुछ चीजें समझनी होंगी, राइट। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है कि अगर एंगल 30 डिग्री होता है, कितना होता है 30, तो ये साइड 1 यूनिट, ये वाली साइड √3 यूनिट और ये 2 यूनिट होती है। ऐसा आपको सीखना है, समझना है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे यहीं पर। दूसरा पॉइंट है कि अगर एंगल 60 डिग्री होता है, कितना एंगल होता है 60 डिग्री, तो यहाँ ये वाली साइड √3 यूनिट, ये 1 और ये 2 यूनिट रहेगी। वहीं अगर एंगल 45 डिग्री होता है, कितना होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के केस में आप लोग क्या करेंगे, जितनी लंबाई इस साइड की है उतनी ही ये रखेंगे 1 और 1 यूनिट, और ये होती है हमेशा √2 यूनिट। यहीं अगर बात की जाए आगे, अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल बना दिया, ये √3 यूनिट होता है और ये 1 होता है, राइट। 3 ग्राफ ये समझ में आए होंगे और इजीली आप इनको माइंड पर रख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बेसिक बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं 4 नंबर। बहुत आसानी से कॉपी पेन पेपर उठा लीजिएगा, रख लीजिएगा और इनको बनाने की पूरा कोशिश करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं के बेस्ड होने वाले हैं, राइट। ये बनाया हमने 45, 30 और 45। 30-45 के केस में क्या होता है कि ये 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है। ए 30 क्या कहता है, ये टोटल हम 1/√3 यूनिट है, यानी कि √3 होता है ये टोटल यूनिट, और यहाँ पे जो बचता है वो क्या बचता है, √3 - 1 यूनिट। ओके, ये सारे पॉइंट हम समझेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा वो होगा 45 डिग्री और 60 डिग्री। अगर 45 और 60 का केस, ये है 30 डिग्री और 45 का केस, ये है 45 और 60 का केस, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आप डिस्टेंस कितनी लेंगे, √3 यूनिट लेंगे, तो ये 1 यूनिट हो जाएगी। टोटल की बात करो तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/1, और 45 क्या कहता है, जितना हम इधर है उतना ही यहाँ पे, तो √3 टोटल आ जाएगा ये भी, तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3 - 1 यूनिट, ठीक है। आंसर कैसे देने हैं उनका तरीका अलग है, बस इनको आप सीखते जाइएगा, इनसे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। अगर केस आता है कोई 30 और 60 का, किसका, 30 और 60 डिग्री का, यहाँ पे 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है, और ख़ास बात, जैसे ही आप इधर चलेंगे वैसे ही एंगल बढ़ता चला जाएगा। ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री, तो 30 डिग्री के केस में यहाँ पे क्या होता है, √3 यूनिट होता है, राइट। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है, 3 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट होती है और ये 2 यूनिट होती है। इस बात को समझ गए होंगे, और बाकी का 60 के हिसाब से ये फिगर वगैरह हम यूज करेंगे। ये आप कॉपी पेन पेंसिल जो भी रख रहे हैं उनकी मदद से ये बना लो। इसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, और क्लास की शुरुआत का मतलब है कि आप चुटकियों में आंसर निकालने वाले हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें आते हैं,
हम कैसे भी टिक कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिखा पाऊं तो ही मैं टीचर हूं, राइट। ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन ट्रैक करेंगे और बहुत आसानी से आंसर देंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्टिकल स्टिक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या बताया, एक कोई 12 सेंटीमीटर लंबी स्टिक है, उसकी शैडो कितनी बन रही है, 8 सेंटीमीटर, राइट। शैडो कितनी बन रही है, 8 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर। शैडो कितनी दे रहा है, सेम टाइम। सेम टाइम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सेम होंगे, राइट। इस बात को समझेंगे। कितनी है, 40। बेटा 8 से कितना हो गया, 40, कितने गुना, 5 गुना। तो 12 से कितना हो जाएगा, 60। इस बात को समझ के इसमें 60 ऑप्शन होगा, उसे आप टिक कर देंगे। देखो है आसान, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मैथमेटिक्स नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला यूज किया गया है। बस ये देखो 8 को कितने गुना, 5 गुना किया गया है, तो हम 12 को कितना गुना कर दें, 5 गुना। 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इतना तो हम सब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप लोग अगर आंसर निकालते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ सीख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से इसका भी जवाब आप दे पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल इज इक्वल टू द शैडो ऑफ अ पोल। क्या बोला कि जो पोल की लंबाई है उतनी ही शैडो बन रही है। तो इस ऑप्शन को या इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है। देखो ऐसा कब बताया था, जितनी लंबाई और उतनी शैडो होती है तो वो एक ही केस होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 45। रट लो, समझ लो, क्वेश्चन में तो अभी अप्लाई करते करते सीख ही जाओगे, है ना। फिर से सुनते हैं क्या लिखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपको बताना है। अगर किसी भी पोल की हाइट और उसकी शैडो बराबर हो तो ये दोनों साइड बराबर तभी होंगी। देखो ये अकेले 90 डिग्री होता है, तो ये दो एंगल मिलकर 90 होंगे, तो 45-45 के हो जाएंगे, राइट। कब, जब दोनों साइड बराबर रहेंगे, आइसोसेलेस थ्योरम से। तो वही चीज यहां पर अप्लाई करनी है आपको, 45 डिग्री, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, बस आप देखते रहिएगा और क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर टिक कर लोगे, शायद एक कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और हाँ, जहां पर लगेगा कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं वहां पे मैं ग्राफ बनाऊंगा, पूरा डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा जब तक कि आपको समझ नहीं आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री, हाइट ऑफ द टावर। देखो इसने क्या कहा, हाइट ऑफ द टावर बताओ, ये हो गया टावर, बना दिया भाई। एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा ये पॉइंट कितना दूर है टावर से, 100 मीटर। कितना दूर है, 100 मीटर। इस बात को समझिए। 30 वाले केस में ये चीज कितनी होती है, √3। √3 यूनिट कितने के बराबर, 100 के। तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 100/√3 के, राइट। 100/√3 के बराबर। और ये हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितनी होती है, 1 यूनिट। आपने निकाल दिया। ऐसा देखो ऑप्शन कहीं पर भी आपको मिलेगा
तो आप इसे टिक कर देंगे। ये देखो ए ऑप्शन, कोई भी कैलकुलेशन नहीं किसी भी प्रकार से, आप बस देखते रहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, फिगर बनाना है और डायरेक्ट आंसर देना है। ये देखो 30 वाला केस हमने लिखा था कि 30 के केस में ये 1 यूनिट होता है, ये √3 यूनिट होता है, राइट। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो शायद आप लोग बना देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज 30 डिग्री। ये क्या था, एक 5 मीटर ऊंचा कोई पोल है, ओके। देन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल, और कोई व्यक्ति है वो यहां पर है, राइट। यहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना देख रहा है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, ओके। अगर ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट होती है तो ये √3 यूनिट होती है, बस इसको ऐसे ही तो लिखना है, बोलो √3 चिपकाना ही तो है इसके साथ। 1 यूनिट ये है और ये कितना 5√3, क्यों 30 के केस में यहाँ पे 1 यूनिट होता है, यहाँ पे √3 यूनिट होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारा खेल इनका है, ये 6 फिगर आपके हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनको आप समझेंगे और आंसर देंगे, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल इज 5√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं 6। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बनाने की कोशिश करिए एक बार, ओके। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन बनाओ और फिर चेक करो कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं। ये प्रक्रिया जरूर अपनानी है आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सीख पा रहा हूं या सीख चुका हूं, तो हमसे पहले वीडियो पॉज कर लो और हमसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करो। और जो बच्चा ऐसा करता जाएगा, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, वो मैथमेटिक्स में कभी भी वीक नहीं रह जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स गेन करने की आदत पड़ जाएगी उसको। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस इज 60 डिग्री। क्या हुआ, एक हाउस है, यहां पे लैडर लगाई गई है, ठीक है। लैडर देख लो, ज्यादा खड़ी तो नहीं लगी हुई है, और वहीं पर क्या बोला गया है देख लेते हैं भाई, थोड़ी बहुत आर्ट अच्छी हमारी भी है। डंडों की लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट हाउस इज 60 डिग्री। बेटा ये कितना 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री तो ये √3 यूनिट और ये 1 यूनिट हो गया, ये पता चल गया है पक्का वाला। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर। बेटा ये कितना है 6.5 मीटर। अच्छा ये है क्या, ये √3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा 2 यूनिट होगा। 60 वाला केस देख लो, ये कितना होता है 2 यूनिट होता है। और 2 यूनिट अगर ये है तो द लेंथ ऑफ द लैडर, भाई सीढ़ी यही तो लगी है, सीढ़ी अगर ये लगी है तो कितना यूनिट चाहिए 2 यूनिट। 1 यूनिट 6.5 तो 2 यूनिट 13 के बराबर 13 मीटर वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे। कितने आसान सवाल है, बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। 1 फ्लाई अ काइट व्हेन अ थ्रेड 150 मीटर, right? If the thread of the kite makes an angle of 60 degree with the horizontal line height of the kite from the ground। इस क्वेश्चन को सोच रहा हूं कि आप लोग कर लेंगे, और अगर आप लोग कर लेंगे तो मेरे कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। फिर भी करा देते हैं। काइट यहां पर उड़ रही है, ओके, ये देखो, ठीक है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसका जो धागा होता है तो वो टेढ़ा टेढ़ा नजर आता है, तो यही चीज यहां पर लिखी है, ज्यूमिंग द थ्रेड टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसको ऐसा मानो कि वो झुका हुआ नहीं है, स्लैंट है, बिल्कुल कर्व में नहीं है,
ठीक है, उसमें स्लेक नहीं है कोई भी, देयर इज नो स्लेक, मतलब वो झुकाव जो बन जाता है वो नहीं, बिल्कुल सीधा है, ऐसा मान लो। अगर इन दोनों का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है तो ये √3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट होता है। बेटा 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 150। 2 यूनिट अगर 150 के बराबर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 75, और हमें √3 यूनिट लगाना है तो इसका मतलब 75√3, ऐसा कोई आंसर होगा उसे आप टिक करेंगे। कितने आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। नहीं बच्चे पहले क्या करते नजर आते थे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन ये वगैरह वगैरह जो लगाते थे, ये सब फॉर्मेट बन गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों को इग्नोर करने के बाद आप इस फॉर्मेट पर अगर आएंगे, और बाकी का हाँ, जिन बच्चों को आता है ना ऐसे करना, वो बच्चे जरूर करें और करने के बाद आंसर निकालने की कोशिश करें, ऑटोमेटिक इसी मेथड पर आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं हो सकती, ये मेरा वादा है। आप लोग बस इस फॉर्मेट पर काम करिए। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ेंगे अब, क्योंकि आप लोगों से मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, लाइफ आपको अपनी बनानी है। सिखाने का काम मेरा है, सीखते जाइएगा। और वहीं पर इसके लिए हम आपको कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, बहुत बेहतर कंटेंट, बहुत बेहतर चीज़ें आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए मुझे जो सपोर्ट और मोटिवेशन की ज़रूरत है वो आपका है, लाइक और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसी बस चीज़ें आपको करनी है। बाकी का हम पूरी मेहनत के साथ आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने वाले हैं। और अब आगे वाली जो वीडियोज आने वाली हैं वो क्वेश्चन सीरीज बेस्ड होंगी। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत कम समय में, चाहे भले वो एडवांस का क्वेश्चन क्यों ना हो, IIT JEE स्तर के क्वेश्चन क्यों ना हो, SSC CGL का एडवांस तो आप बिल्कुल ऐसे निकाल देंगे हवा में। मेरे वीडियोज बस पढ़ने दीजिएगा, देखते जाइएगा, आप लोगों को इतना बेहतर कंटेंट देने वाला हूं। जैसे बराबर आ रहा है, बराबर कंटेंट चल रहा है, और आप लोगों के SSC CGL जैसे मैथमेटिक्स के एग्जाम में जो एडवांस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, विद कंसेप्ट विदाउट कंसेप्ट, दोनों मेथड आपको बताए जाएंगे कि कहीं आप लोगों का सिलेक्शन ना रोके। ऐसा ना हो कि भाई एक कंसेप्ट अगर आता होता तो हमारा ये रैंक आ जाता। दोनों टाइप से क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट के हिसाब से भी और विदाउट कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब थ्योरेटिकल भी मेथड आपको बताया जाएगा और कम समय में सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा, और वहीं पर जो ट्रेडिशनल मेथड चलते हैं उनको भी बताया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। क्वेश्चन को किसी प्रकार से तोड़ोगे, हर प्रकार से आपकी मदद की जाएगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए, और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो बेहतर 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 से बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है और इसको शेयर जरूर करना है। बस शेयर कर दीजिएगा फटाफट, आप फिर वीडियो आप आगे देखते रहेंगे। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी बहुत बड़े क्वेश्चन आने वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी आप लोग इन क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मैं आपको बना के बता दे रहा हूँ, ये 20 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री है। बाकी का आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 20/√3, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे किया, 30 वाला ग्राफ देखो, पता चलेगा। इफ अ पोल ऑफ 12 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 4√3 मीटर लॉन्ग, बेटा ध्यान से समझेंगे, ये देखो 12 है, ये कितना 4√3। अच्छा, वैसे 12 और 4√3 में
कॉमन एरिया देखोगे तो क्या बनेगा, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और ये 4√3 तो लिखा ही है। ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा तो आएगा कितना, √3। कितना आएगा, √3/1। बेटा ऐसा कब होता है, जब यहाँ पर √3 और यहाँ पे 1 हो। कोई भी फिगर उठाकर देख लो जिसमें यहाँ पर √3 दिख जाए, यहाँ पे 1 दिख जाए, तो आपका आंसर क्या लगेगा, 60 डिग्री। टिक करोगे, आंसर कितना, 60 डिग्री। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। और अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग जरूर सीख रहे हैं। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 24 एंड 36 मीटर। बेटा देखो क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट वही है, घुमाने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को बस क्या है, घुमाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को समझेंगे। टोटल कितना है, 36 मीटर। देखो पढ़ पा रहे हैं। एक का कितना है, 24 है, 24 मीटर। एक का 36 हो गया, एक का 24 हो गया। ये वाला कितना बचेगा, 36 में से 24 माइनस कर दोगे तो 12। अब इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो बेटा, कितना है, यहां पर आ रहा है 60 डिग्री। अगर ये 12 है, 60 आया था, अभी पिछला क्वेश्चन हमने जो किया था उस पे यहाँ पे क्या लिखा गया था, 4√3। सर मैं कैसे लिख पाऊंगा, ये देखो √3 यूनिट कितने के बराबर है, बस ये देखो 12 के बराबर। 60 का केस अगर होता है तो ये √3 होता है, ये 1 होता है। हमें 1 यूनिट चाहिए, अगर हमें 1 यूनिट चाहिए तो ये डिस्टेंस निकलेगी। तो विद द हॉरिजॉन्टल देन द लेंथ ऑफ द वायर। ओहो, लेंथ ऑफ द वायर बतानी है ये आपको, इस बात को समझ गए। ये कितना आता है, 2 यूनिट। अपने पास अभी कितना पता है, √3 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/√3 हो जाएगा। अगर हम 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, अभी जैसे सॉल्व किया था, √3 से ये जैसे ही कटेगा 4√3 आ जाएगा। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, 4√3 के बराबर। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 8√3। ओके, ये आंसर देखो 8√3 वाला ऑप्शन जो होगा उसे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर हो चुका है, 11 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 11 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इज फ्रॉम इट्स फुट। बना लेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। देखो इसने तो सिंपल सीधे बोल दिया कि भाई जो हाइट है 1 यूनिट है तो उसका √3 टाइम, हाइट का √3 टाइम क्या है, शैडो। ऐसा कब होता है, 30 डिग्री के केस में। बिल्कुल चुटकियों में आंसर देंगे, चुटकियों में आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल पोल्स। देखो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने शुरू हो रहे हैं और अब आप लोग बहुत अच्छे से बेसिक सीख गए हैं तो ठीक है, और नहीं तो इस वीडियो को दोबारा से आप यहां तक देख कर आओ, इसके बाद इसके आगे क्वेश्चंस पर चलेंगे। इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे जो चलना है वो हमें कैसे चलना है, पहले वाला सीखकर 12 क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट आ जाए, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, राइट। एक वीडियो बस इसमें ही सीख लो, जिंदगी में दोबारा आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल पोल्स इज 40√3। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल when seen from the top of first pole। अगर फर्स्ट पोल से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है तो एक बात तय है कि जो पहले वाला पोल है वो हाइट में ज्यादा है, और उसकी हाइट कितनी है, फर्स्ट पोल इज 100 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है। और इन दो पोल की डिस्टेंस कितनी है,
दोनों पोल के बीच में डिस्टेंस है 40√3। कितनी है? 40√3। अब यहां से अगर कोई व्यक्ति यहां से देखेगा तो उसका लाइन ऑफ साइट ऐसे होगा और वो इस प्रकार से देख रहा होगा। ये वाला एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना? 30 डिग्री। इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आगे कराने की जरूरत पड़ेगी, फिर भी करा देता हूं। ओके, ये सर कैसे लिखा? भाई जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही है। 30 के केस में यहाँ √3 होता है, यहाँ 1 होता है, मतलब यहाँ पे 40 आएगा, 40 यूनिट। इतना 40 है, टोटल कितना है? 100 है, तो ये कितना बचेगा? 60। सर यही तो पूछा गया है। देखो, what will be the height of the second tower या second pole, यहाँ पे टावर की जगह पोल, ठीक है। सेकेंड पोल इफ द फर्स्ट पोल इज 100 मीटर, पहला अगर 100 मीटर है तो दूसरा वाला कितना होगा? 60 मीटर। कैसे कर दिया? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। ये अभी तक तो जो काम कर रहे हैं ना, इन्हीं फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, अभी तो आगे जा ही नहीं रहे हैं, राइट। क्वेश्चन है 14, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। अ वर्टिकल पोस्ट, a vertical post 15 meter height, 15 feet high is broken at a certain height and its upper part not completely separated meets the ground at an angles of 30 degree. Find the height which the post is broken. क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो, ये पेड़ था, यहाँ से टूटा, यहाँ पर आ गया, एंगल कितना बनाया उसने? 30 डिग्री। बेटा 30 बनाया तो ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा। अच्छा, ये 2 यूनिट जो है ये आया कहाँ से? ये 2 यूनिट यही तो आया जो यहाँ से टूटा है, कंप्लीटली नहीं बल्कि टूट कर ही तो ये लगा है, तभी तो 60 डिग्री बना है। तो 2 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, टोटल यूनिट कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। और उसने क्या कहा? टोटल हाइट कितनी है इसकी? 15 मीटर। 3 यूनिट बराबर अगर 15 के आता है तो 1 यूनिट बराबर 5 के आता है। अब बताओ पेड़ कितने ऊपर से टूटा? 5 फीट ऊपर से टूटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। If the angle of elevation of the sun change from 30 to 45, the length of the shadow of a pillar decrease by 20 meters, the height of the pillar is. ओ सर, इतने बड़े क्वेश्चन सर मैं कैसे आंसर टिक करूंगा? अब आप कैसे आंसर टिक करेंगे? डी ऑप्शन। कैसे सर? सॉल्व तो किया ही नहीं आपने, रट रखा होगा? नहीं, आप लोग भी डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। ऑप्शन पता है आपको, है ना? आप पढ़ा रहे हैं, आपको पता है, टिक मार दोगे डायरेक्ट, बिना क्वेश्चन पढ़े मार दोगे। ऐसा नहीं होता, बिना पढ़े कोई क्वेश्चन में टिक नहीं मारेगा। जय माता दी करने वाले कभी पास नहीं होते, और जय माता दी करने वाले अपने बने हुए स्कोर को भी डिक्रीज कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको सिखाते हैं। ये देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। यहां से उसने सन देखा, यहाँ पे है, राइट। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री है। और अगर ये व्यक्ति यहां से यहां तक चलता है, कितना? 20 मीटर अगर बढ़ता है आगे, तो क्या हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन 45 हो जाता है। अब आ जाओ सर 30-45 वाले केस पर। ये क्या कहता है? ये 1 यूनिट है, ये √3, ये √3 - 1। बेटा यहाँ पर देखेंगे, √3 - 1 इक्वल टू कितना? 20। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 20/√3 - 1। अगर रैशनलाइजेशन किसी को करना आता है तो वो कर लेगा, और फाइनली यहाँ पे पता चलेगा उसको कि 3 - 1 नीचे आना है, ऊपर आना है 20√3 + 1।
3 माइनस 1 का मतलब होता है कितना, 2, और 2 से 20 को काटोगे, ये 2 लिख दूं, 2 से 20 को काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 10√3 + 1। सर आपने तो आंसर बिना कैलकुलेशन के बता दिया। हाँ, आप भी बता पाओगे। ध्यान क्या रखना है कि √3 - 1 यूनिट बराबर अगर 20 आता है तो इसका मतलब है कि आपको उसे आधा करना है और उसके साथ में √3 + 1 लगाना है। ओहो, बस इतना सा। यस सर, 60 आ जाए, अगर 60 का केस आ जाएगा, आगे 60 का केस आएगा तो यहाँ पे बस इतना अंतर है, इसमें 1 यूनिट चाहिए, इसमें √3 यूनिट चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 10√3 फिर √3 + 1। सिर्फ इतना। बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर टिक कर दो, फिगर जरूर बना लेना एक बार, फिगर बनाना जरूरी है। अगर आप बना लोगे तो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हाँ यही होना है। गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार घुमा के कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं और फिर रोना धोना आ जाता है। देख लो, चलते हैं आगे। 16, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10 meters when the altitude of the sun change from 45 to 30 degree, then the height of the tower। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ओके, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना 17, ये क्वेश्चन, ओके। फ्रॉम अ टावर 125 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। टावर कितना, 125 मीटर, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो ऑब्जेक्ट के कितने हैं, 45 एंड 30। और देखो बड़ा एंगल इधर लाना है, गड़बड़ मत करना। एंड दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ये बताना है बेटा, क्या बताना है, ये बताना है। अच्छा, ये 30 45 में ये लिखा क्या जाता है, √3 - 1 बताना है। एक यूनिट पता है आपको कितना, 125, तो ये कितना हो जाएगा, 125 √3 - 1। ऐसा कोई ऑप्शन होगा, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीज बाई 10 meters when the altitude of the sun change from 45 to 30, height of the tower। आंसर को टिक कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग चेक करेंगे कितना, 10 की जगह क्या ले लेंगे, 5√3 + 1। ए ऑप्शन को टिक कर लेंगे। 19, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये देखो क्या बोला, एक ग्राउंड पे हमने ये लिया P पॉइंट, ये है पॉइंट P, ओके। ये ले लिया हमने, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग ये हो गई, ओके। इसके बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो, कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बना दिया। अगर 10 है तो ये 10√3 हो गया। इतनी बात समझ गए होंगे हम लोग, ओके। इसके बाद लिखा है, फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। इसके ऊपर झंडा है भाई, झंडा लहरा दो, झंडा लहरा दिया, ओके। फिर क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, टोटल 45। सर अगर टोटल 45 होता है, इतना यहां से यहां तक कनेक्टेड है, ये देखो, ये अगर 10√3 आ रहा है तो टोटल भी कितना हो जाएगा, बोलो, 10√3 हो जाएगा कि नहीं। पूरी लंबाई में से 10 कम कर लो तो झंडे की ऊंचाई आ गई। बोलो क्या सॉल्यूशन कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। क्या लिखोगे, 10√3 में से 10 माइनस कर लो, पूरे में से 10 कॉमन आएगा, √3 - 1 आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें लिखा भी है कि √3 का वैल्यू 1.732।
1.732 माइनस 1.732 में से 1 जैसे ही माइनस करोगे बेटा बचेगा 0.732। 10 का मल्टीप्लाई करने से एक डिजिट डेसिमल राइट हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या लिख जाएगा 7.32 मीटर वाला जो ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर देंगे। कितने आसानी से सवाल निकाले जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस वो पता नहीं चलता था, क्या इक्वेशन बनाना है, टेन थीटा लगाना है, परपेंडिकुलर बेस करना है, क्या होना है। 9, 10th 11th 12th में आईआईटी स्तर पर, जेई स्तर पर, एडवांस लेवल एसएससी का, इनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर प्रकार से ये उपयोगी है। और देखो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। The angle of elevation of the sun change from 30 to 45. The length of the shadow of a pole decrease by 4 meter. The height of the pole is 2√3 + 1 वाला कोई ऑप्शन होगा उसे टिक कर दो। सर मुझे नहीं आया, कैसे, देखो ओके, ये हो गया 30, ये हो गया 45 और ये हो गया 4 मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे 2√3 + 1 लिखोगे। √3 1.732 + 1, जैसे 1 ऐड करोगे तो 2 × 2.732, ये दोनों ऐड कर लिए ना, इसका डबल करना है, कर दो। 27 का डबल 54, 32 का 64। एक्यूरेट आंसर बिल्कुल, जहां जैसे मिले वही टिक करो। इतनी देर लगेगी भाई, बता रहा हूं 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने हैं क्वेश्चन में। अगर आपने ठीक से मन से काम कर लिया, बिल्कुल फोकस से डेडिकेशन के साथ काम कर लिया, 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। एसएससी फिर भी आपको 35 सेकंड से ज्यादा टाइम देता है। 30 सेकंड 35 सेकंड से आपको एसएससी ज्यादा टाइम देता है मैथमेटिक्स के लिए कि आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं ना, तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपको हराने की किसी की ताकत नहीं है। आप बिल्कुल जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, बस मेहनत करनी बंद नहीं करोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं अभी पिछले में करा चुका हूं, आप लोग कोशिश करेंगे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहीं पर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 180 मीटर हाई, 180 - √3 - 1 कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन √3 - 1 वाली यूनिट पूछी है। बहुत आसानी से आप वही क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फ्रॉम द पीक ऑफ अ हिल विच इज 300 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू साइड्स of a bridge lying on a ground 45 and 30 degree, both ends of the bridge are on the same side of the hill, then the length of the bridge. Okay. पहाड़ की चोटी 300 मीटर ऊंची, यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, नदी है, पुल बनाया गया है इस पर, ठीक है, और इस पुल को थोड़ा यहां बना लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहां से उसने देखा इस एंड को और यहां से उसने देखा इस एंड को। ओके, क्या ख्याल है, और किस एंगल पर देख रहे हैं भाई साहब, 45 और ये 30, ये 300 है। चाहिए क्या हमें, √3 - 1 चाहिए, तो लिख दो भाई 300 √3 - 1। ऐसा कोई ऑप्शन होगा टिक कर देना, इतनी सी देर लगनी है। ये बेसिक कंसेप्ट है जिनको आप रेडी रखेंगे। बेटा अभी तक हम लोग जो कर चुके हैं ना, वो ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। बचा हुआ जो पोर्शन है वो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। 2 फॉर्मेट बचे हैं, क्वेश्चन भी अभी बचे हैं। 23, अच्छा 45 30 वाले केस को छोड़ते हैं, है ना, आप लोग बनाएंगे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सर ये करा दो, बड़ा उल्टा सीधा लिखा दिख रहा है, देख लेते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर, एरोप्लेन है, उड़ रहा है तो भाई उड़ रहा है, 500 मीटर कम लिखा है, 5000 मीटर लिख दो, ठीक है, लो कोई दिक्कत नहीं है, 5000 मीटर पे उड़ा दिया, उड़ गया। अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, उसी क्षण एक दूसरा एरोप्लेन आता है उड़ता हुआ, व्हेन द हाइट, और आता कहाँ है, उसके ठीक ऊपर, फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, कितने हैं, 60 एंड 45, कितने हैं, एक एरोप्लेन और उड़ा देते हैं, उसी क्षण दो एरोप्लेन, इसको 45 लिखोगे, इसको 60 लिखोगे, ओके। फिर से समझ लो, एक एरोप्लेन है जो उड़ रहा है 5000 मीटर हाइट पर, फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली एबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट, ठीक है, when the angle of elevation of the two aeroplanes from the same 60 and 45, टोटल डिस्टेंस ये है कि ये हो गया तुम्हारा 5000, जो पहले वाला उड़ रहा है ना वो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, वो कैसे उड़ रहा है, यहाँ पर, कोई जो पहले उड़ रहा था वो यहाँ पर था और वो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा था, उसी टाइम वही एरोप्लेन एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से निकलता है, एबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन्स 60 एंड 45, पहले 60 होता है फिर 45 होता है, ओके। उन दोनों के बीच में ये गैप कितना है ये बताना है, ओके। आ जाए, टोटल √3 यूनिट है, 60 को देखो अगर तो ये टोटल √3 यूनिट है, तो ये हो जाएगा कितना, 5000 अपॉन √3, बात को समझ गए, क्लियर। अगर ये 45 के हिसाब से देखो तो ये कितना हो जाएगा, 5000 अपॉन √3, कौन सा, ये इतना, टोटल में से इतना अगर माइनस करोगे, टोटल में से ये 5000 माइनस कर दो, तो 5000 में से माइनस किया हमने कितना, 5000 अपॉन √3, ओके। 5000 कॉमन कर लो, क्या बचेगा, 1 - 1 अपॉन √3, ऐसा कोई ऑप्शन है, सी, ओके। दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे पूरा उम्मीद करता हूं। ओहो 45-60 आ गया, क्या आ गया, 45-60 नया क्वेश्चन देखने को मिला। आंसर देखो सर, क्या लिखूं आंसर, आंसर लिख दूं 30 √3 + 1। ओ सर आपने आंसर गलत लिख दिया है ना, ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल बेटा ऑप्शन गलत हो सकता है, आप जो सीख रहे हैं ना वो गलत नहीं हो सकता। √3 का मल्टीप्लाई करके देखना भाई, अंदर √3 का 3 से √3 से तो 3 + √3, अब बोलो हो गया, हाँ सर, सर कैसे किया अब ये और बता दो, तसल्ली हो गई, मुझे तो लग गया था कि गलत पढ़ा दिया आपने, पक्का हो सकता है बाय मिस्टेक लिखने में या कॉमन सेंस पर कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता,
इस ऐसा मानकर चलो, क्योंकि टीचर की गलती पूरे राष्ट्र में झलकती है। कोशिश करूंगा मैं इन सब चीज़ों से बचने की, कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा बच के ही रहता हूँ। ओके, नेक्स्ट कैसे किया, ये लो 45, ये वाला 60, बेटा यहाँ पे आता है √3, तो ये टोटल √3 आता है। चेक करो 1 यूनिट आता है, ये √3 - 1 आता है। और हमसे क्या बोला, √3 - 1 इक्वल टू वही फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साइड। तो 1 इक्वल टू 60/√3 - 1। तो अगली लाइन में क्या लिख दूं, 1 यूनिट 60 की जगह पर कितना 30 √3 + 1। ओके, 1 यूनिट इतना आता है, तो √3 यूनिट क्या आएगा, √3 लगा दो इसके साथ, 30 के बाद √3 फिर √3 + 1। 45-30 वाला जो केस है वही है, बस यहाँ पर √3 यूनिट डिस्टेंस चाहिए, तो इसलिए इसके साथ √3 आप लगा लेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। नहीं मिल रहा है तो √3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, फिर भी नहीं मिल रहा है तो √3 का वैल्यू डाल दो, तब मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो रहेंगे, उनके जो ऑप्शन रहेंगे वो डेसिमल में होंगे। ओके, 25। वीडियो लंबी हो रही है भाई, डटे रहो, क्वेश्चन स्टैंडर्ड आने वाले हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 100 मीटर wide। ओहो, एक रोड है 100 मीटर चौड़ा, एक पोल इधर खड़ा है और एक पोल इधर खड़ा है। 2 poles of equal height, और दोनों की हाइट कैसी है भाई, बराबर। A point between them on the road, angle of elevation of their tops are 30 डिग्री। क्या बोला कि जो एक पॉइंट है कोई बीच में, उस पॉइंट की अगर बात करो तो इस पॉइंट के अंदर क्या होने वाला है, यहां से अगर इधर देखोगे या उधर, किसी के भी वर्टिकल पोल हैं, दोनों बराबर हैं, किसी के भी टॉप्स देख लो, 30-60 बनाता है। तो भाई अगर ये 30-60 बनाता है तो एक बात तो तय होती है कि अगर यहां से देख रहा होगा ये ऊपर, ओके, तो यहाँ पे एक एंगल आ रहा होगा और एक यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा, बड़ा वाला एंगल कौन नजर आ रहा है, ये वाला 60 है। जितना पास में रहेगा एंगल वो बड़ा होगा, जितना दूर रहेगा वो छोटा होगा। इस बात को समझ गए होंगे। ओके, तो ये हो गया 30 डिग्री, डन। आते हैं 30 क्या कहता है, द हाइट ऑफ ईच पोल बतानी बेटा, चलते हैं। 30 कहता है कि हम इधर 1 है, इधर हम √3 है। ओके, 60 कहता है इधर हम √3 है, इधर हम 1 है। लेकिन उसने हमसे कहा कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम √3 अगर इसे लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3 यूनिट। अगर ये 3 यूनिट के बराबर है और ये 1 यूनिट के बराबर है, तो टोटल गैप कितना, 4 यूनिट। और 4 यूनिट कितने के बराबर, 100 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 25 के। हाइट कितनी है इनकी, √3 यूनिट। तो आपका आंसर क्या है, 25√3। इस बात को समझ गए होंगे बहुत आसानी से। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। वहीं पे आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। ओके, कौन सा केस था बेटा, 45, 60, 30, 60, कुछ भी आता जाएगा, अब टेंशन न लो, अब आगे बढ़ते हैं। The angle of elevation of a top of a tower from a point A on the ground 30 degree on moving a distance of 20 meters towards the foot of the tower to a point B
द एंगल ऑफ द एलिवेशन इंक्रीजेज टू 60 डिग्री। एक कोई व्यक्ति यहाँ ए पर है, यहाँ से उसने देखा 30 डिग्री है, जैसे वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है कितना 20 मीटर मूव करेगा, 60 पर पहुंचेगा। तो आपको क्या बताना है, √3 यूनिट बताना है जी, ये 1 है। ओके, टोटल यूनिट ये कितना होता है 3 यूनिट होता है, ये कितना होता है 2 यूनिट। 60 वाला केस देख लो एक बार, कौन सा 30 60। ओके, आ जाओ। द हाइट ऑफ द टावर बताओ बेटा, 2 यूनिट क्या है 20, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा 10, इतना समझ गए। √3 यूनिट क्या हो जाएगा 10√3, हाइट आ गई, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, if the angle of elevation of a balloon from 2 consecutive kilometers stone along a road is 30 and 60 degree respectively, then the height of the balloon above the ground will be, if the angle of elevation of a balloon from 2 consecutive kilometers, गुब्बारा उड़ रहा है, ओके, इतना ऊपर मान लो 1 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर वाला स्टोन है यहाँ पर है, एक दूसरा स्टोन यहाँ पर है। ओके, यहाँ से जब इसको देखा गया तो पता चला 30 डिग्री है। जब 1 किलोमीटर आगे आ गए, 1 किलोमीटर आगे भाई कितना, 1 किलोमीटर आगे आने के बाद फिर देखा गया तो क्या पता चला कि वो एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। 30 60 के केस में ये कितना होता है 2 यूनिट होता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर, तो 2 से भाग दोगे तो कितना आधा किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको √3 यूनिट चाहिए, तो आधा किलोमीटर इंटू √3 मीटर, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं √3/2, क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन ईच बैंक ऑफ अ रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे की अलग तरफ है। ऑन टेम्पल, 1 टेम्पल इज 54 मीटर हाई, एक हो गया कितना, एक ये मंदिर हो गया, ठीक है, बना लेते हैं साथ साथ 54 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल के टॉप से क्या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अदर टेम्पल, ओहो एक दूसरा मंदिर भी है इधर छोटा सा, ये छोटा सा मंदिर हो गया, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, ये हो गया वो, समझ गए ना, पहचानते हो इसको, लाइन ऑफ साइट, कितना है 30 डिग्री, ओके 30। फिर इसने इसके पैरों को देखा, कितना एंगल आया 60 डिग्री, तो इसको क्यों ना ऐसे कर लिया जाए, अब बोलो 30, ये कितना 60, सर क्या करूं इसका, ओके कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखो क्या है, देन द लेंथ ऑफ द टेम्पल एज, दूसरे वाले की लंबाई बतानी है, तसल्ली रखते हैं बेटा, ये कितना टोटल 60 के हिसाब से ये √3, तो ये कितना हो जाएगा 18√3। सर ये कैसे कर दिया आपने, ये नहीं समझ आया। √3 यूनिट कितने के बराबर 54 के बराबर, तो 1 = लिख सकते हैं 18 × 3/√3, कोई दिक्कत, ये वाला इंटू से डिवाइड में आ गया, ये कटेगा। अब बोलो कितना √3 पता चल गया जी, 18√3। अब देखो यही 18√3 इसके बराबर हो सकता है, ये 18√3 इसके बराबर हो गया, ये क्या हो गया 18, कितना हो गया 18। सर कैसे हो गया, ये देखो टोटल √3 यूनिट होता है, 30 के केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये हो गया 18। 54 में से 18 माइनस कर लो, अगर 54 है टोटल
ओके, उसमें से 18 ही कम कर दो तो इतना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और ये अगर 36 आ जाएगा तो यही तो हमें चाहिए था। मंदिर कितना ऊंचा, दूसरा वाला 36 ओके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन वो देखते हैं कि जो आपको नहीं आएंगे। ओके, देयर आर 2 वर्टिकल पोस्ट, वन ईच ऑफ अदर ईच साइड ऑफ द रोड जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। हाँ, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे नहीं आ रहा है। और ऐसा अब नहीं है, आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको आंसर मिलेंगे, आप आंसर दे पाएंगे। A man standing at a point P watching the top of tower which makes an angle of elevation of 30 degree. The man walks some distance toward the tower and then his angle of elevation of the top of a tower 60. If the height of the tower 30, then the distance he moves. अब देखो उसने क्या बोला कि अगर वो 30 होगी, बेटा ऐसे समझोगे, देखो ये अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और ये हाइट कितनी है उसकी 30 मीटर है, तो ये टोटल कितना, अगर मैं इसकी बात करूं √3 यूनिट कितना है बेटा 30 है, तो 1 इक्वल टू कितना 10√3 यूनिट आ जाएगा। इस बात को समझ गए, ये देखो डन। अब कितना चला होगा ये 30-60 के केस में यहाँ कितना चलता है 2 यूनिट चलता है, तो 20√3 आंसर दे दो डबल करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली बिलो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट। एक एरोप्लेन है वो कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये देखो 3125 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ओके, और इसके बाद लिखा है passes vertically below another aeroplane sorry passes vertically below another aeroplane राइट। और कहां से गुजरता है, एक दूसरे एरोप्लेन के नीचे से गुजरता है। ओके, दूसरा एरोप्लेन यहां पर है, वही क्वेश्चन है सेम। ओके, चलते हैं। टोटल एंगल कितना 60 डिग्री, इतना कितना 30 डिग्री, ये 1 यूनिट, ये टोटल कितना 3125√3 यूनिट आ जाएगा। ओके, 60 के केस में, 60 के केस में कितना, अब देखो चाहिए क्या, ये 2 यूनिट डिस्टेंस होती है, 1 यूनिट तो ये है, 2 यूनिट डिस्टेंस चाहिए, तो इसका ही डबल कर दो 6250। ओके, दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी कितनी है 6250। अगर ऐसा कुछ पूछ लेता कि वो पॉइंट उससे कितना दूर है तो ये चीज नहीं बतानी है। ठीक है, 2 यूनिट आता है ये 30-60 के केस में, समझ गए बात को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। From the top of a hill to 100 meter height, the angle of depression of the top and the bottom of a tower observed to be 30 and 60 degree. ओके, इस बात को समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि ये कोई हिल है 200 मीटर ऊपर, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, एक ये है, इसका टॉप इसका बॉटम, इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं भाई 30-60, ये 30 है, ये टोटल 60 है। ओके, समझ गए, ऐसे बनता है। टोटल कितना है 200 मीटर है, 30-60 का केस है। ओके, ये 1 है, ये √3 है, ये क्या कहता है भाई टोटल के हिसाब से हम टोटल √3 है, और यहाँ पे 1 है। ओके, ये √3 होगा तो ये पूरा 3 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, तो ये यूनिट 2 होगी, और अगर ये यूनिट 2 होगी तो फिर समझ लो कैसे करना है। द हाइट ऑफ द टावर इज 200 मीटर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर कितना, समझ गए नहीं समझे,
3 यूनिट बराबर 200 के है, तो 1 यूनिट बराबर 200/3 के होगा। हमें 2 यूनिट निकालनी है, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 400/3, और 400/3 का मतलब क्या होगा, 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दोगे 400 को तो आ जाएगा 3 एकम 3, ओके 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो 1 0, 3 3 जा 9, 133 सही 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ओके। द क्लिफ ऑफ अ माउंटेन इज 180 मीटर हाई, ये क्वेश्चन हम लोग रिपीट कर चुके हैं। 36 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड टावर ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड मूविंग 70 मीटर्स टूवर्ड्स द 60। आंसर दे सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, तो 70 का आधा कितना, 35√3। ठीक है, 35√3। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एन एरोप्लेन जस्ट ओवर अ रिवर ट्रीज ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर। ओहो, क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति हैं, वो एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन में से कोई देख रहा है एक नदी को, और नदी के दोनों किनारे पर पेड़ लगे हुए हैं, उन दोनों पेड़ों को देखा जा रहा है। विड्थ ऑफ द रिवर 400 मीटर, मतलब उन दोनों पेड़ों के बीच में जो गैप है, एरोप्लेन उड़ा दिया, यहां से उनने नदी को देखा। ओके, एक पॉइंट इधर है, एक ट्री इधर है, इसको देखा और इसको देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाएंगे। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये नदी जो है वो 400 मीटर चौड़ी है। क्वेश्चन वही है, कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बात समझ लो। ठीक है, ये 30 है, ये 60 है भाई, ये 2 यूनिट कितना 400 है, तो 1 यूनिट कितना 200 होगा। हाइट बता दो, किसकी हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन अबव द रिवर एट दैट इंस्टेंट। √3 का वैल्यू डालना है जी। क्या लिखूंगा, 1 यूनिट कितना 200 के बराबर, 1 यूनिट अगर 200 के बराबर आता है तो ये हमें क्या चाहिए, 200√3 चाहिए। ओके, 200 इंटू 1.732, 732, तो 200 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 173.2, और इसका डबल करना आता है, तो जैसे ही हम डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.46, और ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी ऑप्शन होगा वो क्या ऑप्शन होगा, 346.4 मीटर। इस क्वेश्चन को भी शायद हम लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है, और 38 क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आसानी से समझेंगे। ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर्स एंड 9 मीटर्स इज x मीटर if 2 angles of elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other। देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो 2 फॉर्मेट पर हो सकता है, यहां पर देखेंगे दोनों फॉर्मेट। पहले तो एक चीज को समझेंगे, इसमें कहा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिलर्स ऑफ द लेंथ 16 एंड 9 मीटर्स। देखो, एक ये हो गया 16 मीटर और ये हो गया 9 मीटर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। ओके, तो तुम्हें इस x का वैल्यू बताना है। तो अगर कोई एंगल अगर रहते हैं और 9 मीटर, इफ 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर, दूसरे के बॉटम से, मान लो ये वाला है बॉटम इसका, तो यहां से जब इसको देखेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों कंप्लीमेंट्री हैं, और दोनों अगर कंप्लीमेंट्री हैं तो कैसे सॉल्व करना है आपको। ओके, तो इस केस में हमेशा याद रखो कि x इजिकल टू √16 इंटू 9, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 4 इंटू 3,
x इजिकल टू 12। ओके, अब देखो इसके ही कुछ जनरल केसेस हैं, उन पे भी बात करता हूँ। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट का है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये x है, सॉरी ये a है और ये b है, तो आपको क्या लिखना है, x इजिकल टू रूट ए बी लिखना है। ओके, दूसरा फॉर्मेट इसका क्वेश्चन का आएगा, वो ऐसे आएगा कि अगर टोटल डिस्टेंस ये a यूनिट है, ओके, और यहां पर ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, और ये डिस्टेंस b यूनिट है, तो इस केस में आपको h बतानी है। तो इस केस में आप डायरेक्ट h क्या लिखोगे, h इजिकल टू रूट ए बी। ये फॉर्मेट समझ आया, ये फॉर्मेट समझ आया। इसी क्रम में एक तीसरा फॉर्मेट भी आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहां देखो, ये डिस्टेंस अगर a यूनिट होती है और ये डिस्टेंस अगर b यूनिट होती है, ध्यान से समझ पाए, ये इतना a है और ये इतना b है, तब आपको h बतानी है। तो इस केस में भी h इजिकल टू रूट ए बी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 3 फॉर्मेट पर इसके क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूं इस बात को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सारे क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री आर एक्स एंड वाई। एक कोई पेड़ है, ये पेड़ हो गया, एक कोई बिल्डिंग है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये रहेगा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर लोगे तो कुछ इस प्रकार से लोगे। ओके, और अगर ट्री के बॉटम से इसी का एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे तो कुछ ऐसे लोगे। दोनों बातें समझ गए। और दोनों में क्या है, x और y। अगर ये x है और ये y है, तो इस केस में आपको बताना क्या है, इस केस में बताना है इफ द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर। अगर ये h मीटर हाइट आती है इसकी, अगर इसकी हाइट h मीटर आती है, तो ये हाइट आपको पता चल गई इतनी कि ये h मीटर होगी। ओके, निकालना क्या है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है कि इसकी टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट क्या होगी। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें इसमें क्रम बना लेते हैं A B C D और E। ओके, एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूं। सिंपल सा लॉजिक का मतलब है कि अगर यहां से हम अप्लाई करें 10x, ओके, 10x इजिकल टू ए बी अपॉन बी ई आ जाएगा। ओके, ए बी अपॉन बी ई आ जाएगा। जैसे हम कॉट एक्स अगर कन्वर्ट करेंगे तो कॉट एक्स में क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इजिकल टू बी ई अपॉन ए बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे अगर, तो ये आ जाएगा ए बी कॉट एक्स, किसके बराबर में, बी ई के बराबर में आ जाएगा। इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है यहीं पर कि अगर इनमें देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉट ही लगा दो तो ये हो जाएगा कॉट बाई इजिकल टू कितना, सी डी अपॉन ए सी। ए सी तो आपको पता ही करना है, राइट। सी डी का वैल्यू क्या होगा, सी डी का वैल्यू क्या होगा, बी ई के बराबर, दोनों चीजें बराबर हैं, तो ये क्या लिख सकते हो तुम, ए बी कॉट एक्स लिख सकते हो सी डी, कॉट बाई इजिकल टू ए बी कॉट एक्स। अच्छा, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है कि ए सी में से बी सी को माइनस कर दो। ए सी माने टोटल कितना है, ए सी माने टोटल कितना है, ये ले लोगे, और ए सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सॉरी ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए सी माइनस बी सी। ओके, लिख दो कॉट बाई इजिकल टू ए सी, और अपॉन में इसके ए सी भी है, तो ए सी माइनस ए बी कॉट एक्स, ओके, अपॉन में ए सी। डन।
क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराते हो तो लिखा जाएगा AC cot बाई AC cot बाई इजिकल टू AC cot x माइनस AB यहां पे लिखना था AC माइनस BC, AB की जगह पर, ओके, AB की जगह पर लिखा जाएगा AC माइनस BC, तो ये आ जाएगा BC cot x, ओके। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो AC और AC अगर कॉमन कर लिया जाए तो क्या बनेगा, AC कॉमन करोगे तो ये बनेगा कितना, cot बाई माइनस cot x किसके बराबर, माइनस BC का मतलब क्या है, H से, तो इसे लिख देता हूं H cot x। ये इधर लेकर आओगे तो क्या लिख जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा के कॉमन करा के, तो ये AC इजिकल टू माइनस H cot x अपॉन में cot बाई माइनस cot x आ जाएगा। तो AC इजिकल टू H cot x अपॉन में cot x माइनस cot बाई, इस टाइप का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 41 है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x एंड 45 रिस्पेक्टिवली। ये बिल्डिंग है, ओके, इसके ऊपर चिमनी है, चिमनी का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है x, ओके, और रूफ का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, और जो कि किसके बराबर है h के। अगर ये h के बराबर है तो ये भी तो h आएगा 45 के अकॉर्डिंग, ओके। और अगर मैं इसकी बात करूं A B C D पॉइंट लिख दिए, ओके। अब लगाते हैं 10x, ओके। 10x का मतलब क्या होगा, 10x का मतलब हो जाएगा कि AB अपॉन BC, ओके। BC की जगह पर H आ जाएगा तो क्या लिख जाएगा, H 10x बराबर AB, ओके। अब AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD लिख सकते हैं, लिख दो भाई, H 10x इजिकल टू AD प्लस BD, ओके। BD का मतलब है H से, तो H 10x इजिकल टू AD प्लस H, डन। तो AD क्या हो जाएगा, H 10x माइनस H इजिकल टू AD। अच्छा AD है क्या, हाइट ऑफ द चिमनी, ओके। क्वेश्चन में अंतर देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन में रिप्लेस करता हूं, इसका आंसर क्या आ गया, H 10x माइनस H। बहुत ध्यान से और बारीकी से इस क्वेश्चन को समझेंगे। वहीं पर अगर इनके, एक देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, अगर इनके एंगल चेंज हो जाए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी, पहले चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग, फिर छत का है बिल्डिंग के, कितना x, तो चिमनी का टोटल लिया हमने कितना x, रूफ का कितना लिया 45। वहीं अगर ये क्वेश्चन एंगल बदल दे, क्या कि ये वाला एंगल x हो गया, क्वेश्चन को मैं आपको अलग बनाकर बताता हूं, ओके, ये x हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, डन। मैंने थोड़ा सा यहां करना है, ये अब देखो ऐसे ऐसे रहेगा। अगर ये x होता है, ये है आपका A B C और ये D, डन। ये H है, अगर तुम कोटेक्स लगाते हो
अगर यहाँ से cot x लगाओगे या tan x लगाओगे तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन BD। cot x लगाते हैं तो cot x इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन BD, और BD का मतलब किससे है, H से, तो ये हो जाएगा H cot x इक्वल टू BC। डन, ये आ गया तुम्हारा H cot x। इस बात को समझ गए? यस। 45 डिग्री एंगल क्या कहता है, 45 डिग्री एंगल कहता है कि भाई जितना हम H cot x इधर हैं उतना ही टोटल H cot x भी है। इस बात को समझ गए? अब बताओ, टोटल ये है और इतना माइनस कर दो तो AD आ जाएगा। तो इस केस में AD आता है H cot x माइनस H। डन। दोनों क्वेश्चन के एंगल पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या आएगा। दो क्वेश्चन मैंने इस पे करा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड मीनिंग समझ पाए होंगे। हाँ, एंगल विशेष टाइप से आपको लेने हैं, गलतियों को करने से बचना है। अगर आपने क्वेश्चन का फिगर ठीक से नहीं बनाया तो हो सकता है कि आप लोग गलत आंसर को टिक करके आ जाए। और देखो, ये भी आप देख रहे हैं बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है ना। आपको ऑप्शन करेक्ट करना होता है, फॉर्मेट जैसे है, दोनों को समझ लेंगे बहुत अच्छे से। हमने एंगल दोनों के चेंज किए हुए हैं, बाकी का कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जो आपका 41 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ये है, और जो हमने अपनी तरफ से एंगल चेंज करके बताए हैं वो ये है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पर बात करोगे और बहुत आसानी से गहराई से इनको समझोगे। ठीक है, और वहीं पर आप लोगों को अगर वास्तव में सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसको फॉरवर्ड करिए, इसको शेयर भी कीजिए। और वहीं पर आपका कोई कंटेंट, कोई टॉपिक, कोई आने वाली वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और मैं श्योर एंड सिक्योर नॉलेज की बात करता हूं, आप लोगों तक जो नॉलेज मैं दे रहा हूं वो बिल्कुल श्योर एंड सिक्योर होगा। आपको किसी दूसरे चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जब ये चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए इसके और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो ऐसे आते हैं, 15 डिग्री से संबंधित होते हैं, 15 डिग्री 30 डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, 15 to 75 डिग्री क्वेश्चन होते हैं। इस चीज को आप कंप्लीट करके रखिए और इसके बाद हम इसका स्टैंडर्ड लेवल भी लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, वही बात रिपीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।